हेलो एवरीवन। मैं मुजफ्फर खान। नीट पीजी की काउंसलिंग में 2021 में इतने सारे ट्विस्ट आए और इतने ज्यादा सरप्राइज आए हैं। इससे पहले ये कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में कभी इतना ज्यादा सरप्राइज और इतने ज्यादा ट्विस्ट नहीं थे। ये काउंसलिंग जो है बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। पहले तो सरप्राइज आया था कि डीएनबी फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया में आ रहा है। फिर आया कि एक ईडब्ल्यूएस कोटा और ओबीसी कोटा फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और उससे बड़ा भी जो सरप्राइज आया है कि ऑल इंडिया के अंदर 4 राउंड होने वाले हैं। और वो 4 राउंड भी कैसे होंगे उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। जितनी डिटेल हमको पता चल सकी है, मतलब 95% डिटेल हमको पता चल चुकी है अभी तक कि वो 4 राउंड कैसे होंगे। 5% अभी तक हिडन रखे हैं उन्होंने। अगर अभी इंफॉर्मेशन जो अपडेट आएगी उससे मालूम पड़ेगा। तो नीट पीजी काउंसलिंग में इतने ज्यादा सरप्राइज है और इतने ज्यादा जो अप एंड डाउन आए हैं, उसके बाद फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। और अभी हमारे पास के मौका है कि ये काउंसलिंग को समझें। और जो इतने सारे जो ट्विस्ट आए थे या सरप्राइजेस आए हैं, अब उसमें कैसे अच्छी सी पीजी की निकालना है, आज के वेबिनार में उस पर डिस्कस करेंगे। तो वेबिनार की मैं टॉपिक बता दूं। मैं वेबिनार की टॉपिक क्या है आज की। सबसे पहले तो जो नया रूल जो इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब जो अपडेट हुआ है न्यू रूल ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, जो 4 राउंड होने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, उसके बारे में एक थोड़ा बताऊंगा कि मैं उसका रूल्स और रेगुलेशन क्या रहेगा, मॉपअप में कौन एलिजिबल रहने वाले हैं, स्टे वैकेंसी राउंड कैसा होगा, और ये राउंड कैसे होने वाले हैं, क्या सीट रिवर्ट भी आएगी कि नहीं आएगी, पहला वो देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता था हमेशा हर कैंडिडेट के लिए कि वो साइमल्टेनियसली अपनी स्टेट में, अदर स्टेट में कैसा पार्टी और ऑल इंडिया में कैसा पार्टिसिपेट करे। वो बहुत ज्यादा अभी ये टाइम पे प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है कि कैसा पार्टिसिपेट, क्योंकि शेड्यूल जो आया है वो शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे डेट, जो डेट के अंदर बिल्कुल भी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में कोई ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। हार्डली 3 डेज का टाइम मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड राउंड के, जो लास्ट डेट रहती है ज्वाइनिंग की। तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहने वाला है कि उसमें कैसा पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो रिजर्वेशन अभी आ गया है, समझो 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन आया है और जो 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है, उससे अनरिजर्व जो कैटेगरी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि बहुत जा रहे हैं उनको भी, मतलब डिप्रेस हो गए बहुत ज्यादा अनरिजर्व वाले के। अभी सीट कुछ बच रही नहीं है, रिजर्वेशन बहुत बढ़ गया है, तो हमारा क्या चांसेस रहेंगे। और उसके बाद एक फाइनल सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक आया हुआ है, महाराष्ट्र कैंडिडेट की बात करो, महाराष्ट्र स्टेट वालों को, कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग में जो 4 राउंड होंगे, मतलब सेकंड राउंड के बाद जो सीट रिवर्ट आती थी वो नहीं आएगी ये साल। बिल्कुल भी सीट रिवर्ट नहीं आएगी। तो ऑल इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में वैसे भी महाराष्ट्र कैंडिडेट जो रहते थे ऑल इंडिया में ज्यादा जाके सीटें लेते नहीं थे। हार्डली 15 से 20% सीटें ऑल इंडिया जाके महाराष्ट्र कैंडिडेट लेते थे। ज्यादातर मोस्टली कैंडिडेट जो रिलाय रहते थे वो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग की रिलाय रहते थे, वो डिपेंडेंट रहते थे। क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग जो रहती थी वो क्लोज स्टेट थी, कोई दूसरा यहाँ पे आके अप्लाई नहीं कर सकता था। तो महाराष्ट्र स्टेट वालों को उसका अच्छा बेनिफिट मिलता था। और अच्छी बात ये रहती थी महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए, नॉट दूसरे स्टेट वालों के लिए, कि ऑलमोस्ट 30-40% सीटें भी वहां से ऑल इंडिया काउंसिल से रिवर आ जाती थी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो एक अच्छा खासा हमको चेंज देखने मिलता था कट ऑफ के अंदर फर्स्ट राउंड से लेकर सेकंड राउंड के बीच में। अब बहुत अच्छा ड्रास्टिकली चेंज आता था वो। अभी जब सीटें नहीं आएगी तो महाराष्ट्र में क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे। चलिए अभी मैं जल्दी से आप लोगों के सामने में जो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थोड़े जो, आपको सबको रूल तो पता ही चले गए होंगे कि 4 राउंड होने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग के सारों के। डीम हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके बाद एआईक्यू कोटा जो होता है उसकी भी, ये सारों के वहां पे 4 राउंड होने वाले हैं। मगर डीम यूनिवर्सिटी के रूल जो पहले का था वही रहने वाला है, और डीएनबी के भी। डीम यूनिवर्सिटी के वहां पे सिर्फ फर्स्ट राउंड रहेगा, सेकेंड राउंड रहेगा, मॉपअप राउंड रहेगा। और मॉपअप राउंड के बाद जो उनकी सीट के वेकेंट रह जाएगी, उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, वो सीटें सरेंडर हो जाएगी रिस्पेक्टिव डीम कॉलेजेस को। और वो अपना जैसे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करते थे वैसा कंडक्ट करेंगे। उनके लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट दी जाएगी, जितनी सीटें रहेगी अप टू 10 टाइम्स उनको कैंडिडेट की लिस्ट दी जाएगी, और वहां पे जाके पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो डीम यूनिवर्सिटी का जो रूल है सेम ही है। हाँ, ऑल इंडिया काउंसलिंग का रूल जो था वो पूरा चेंज हो गया है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीएनबी हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो। इसके लिए पूरा रूल चेंज हो गया। उनके अभी होने वाले हैं वहां पे फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकेंड राउंड, उसके बाद एक मॉपअप राउंड, और उसके बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा वो भी ऑनलाइन रहेगा।
अभी एक नया एक इसमें मालूम पड़ा हुआ है कि जो चॉइसेस आप मॉपअप के अंदर फिलअप करेंगे, वो सेम चॉइसेस आपकी रहने वाली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो अभी आप बात ये आती है कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी किसी को सीट अलाउड हो जाती है और वो जाके कैंडिडेट सीट में कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करता, उस सीट को सिक्योर नहीं करता है, तो वो सीट का क्या? वो सीट के बारे में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, बात हुई थी, वो सेम वही करने वाले हैं कि 1:10 का रेशो, जितनी सीटें 10 का रेशो वहां पे कॉलेजेस को लीज देंगे। अगर वो कैंडिडेट जो जिसको सीट अलाउड है स्टे वैकेंसी में वो जाता नहीं है, तो दूसरा जो कैंडिडेट है जो लिस्ट रहेगी वो क्लेम कर सकता है सीट को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि इससे सीट लेफ्ट नहीं होगी। अगर ये नहीं रहेगा तो सीटें वापस से फिर लेफ्ट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि सीटें स्टेट में आने वाली नहीं है। एक बात ये समझ लो। अब ऑल इंडिया काउंसिलिंग में आप पहले राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पार्टिसिपेट करने के लिए, मॉपअप राउंड के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर स्टे वैकेंसी राउंड में आप कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है वहां पे। जिन लोगों ने मॉपअप में रजिस्ट्रेशन कर लिया है वही स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, और वो भी वही कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले स्टे वैकेंसी के राउंड के अंदर जिनके हाथ में कोई सीट नहीं है, मतलब सीट ऑन हैंड किसी के पास नहीं है। मगर अगर उसको मॉपअप में सीट अलाउड ही है तो भी वो स्टे वैकेंसी की सीट को क्लेम नहीं कर सकता है। वो चाहेगा कि मॉपअप की सीट को छोड़ के स्टे वैकेंसी की सीट को ले लूं, वो नहीं ले सकता है। सेकेंड राउंड में जिसको सीट अलाउड हो गई है वो भी अभी खत्म, उसका भी प्रोसेस खत्म हो गया। ये ऐसा मामला है कि जिसको भी, और फर्स्ट राउंड में जिसको सीट अलाउड यदि अपग्रेड नहीं हुआ और उस अपग्रेड नहीं हुई तो ये भी अभी खत्म हो गया है। पहले जो कैसा था कि अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई सीट लेते थे और वो अगर सीट अपग्रेड नहीं होती थी तो टाइम बिंग विद इन 2 या 3 डेज के अंदर वो सीट को रिजाइन कर सकते थे। अभी ये क्लॉज के ऊपर भी सस्पेंस लगा हुआ है कि अगर आपकी फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउड होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग में और अगर आप जाके उस सीट को सिक्योर कर लेते हैं और सेकेंड राउंड में वो सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो क्या वो सीट से रिजाइन कर सकते हैं आप? इस पे सस्पेंस है बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेशन बुकलेट इसके बारे में कुछ नहीं बता रही है, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपको वो रिजाइन करने नहीं दे और जो फर्स्ट राउंड की नॉट अपग्रेडेड सीट है वो आपकी फिक्स हो जाए। तो आपको बहुत सोच समझकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसके लिए एनबीए को मेल करके इसके बारे में मालूम करना चाहिए कि इसका क्लॉज का क्या फाइनल डिसीजन हमारे आपके पास है, कि जो फर्स्ट राउंड में जिसका सीट अलाउड होती है अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं होती है वो सीट, तो क्या वो कैंडिडेट रिजाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इससे प्रॉब्लम क्या होएगा कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में सीट सिक्योर कर लेंगे और वो बेटर चांस के लिए जाते हैं, सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है, तो वो स्टक होकर रह जाएंगे ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिलिंग के रूल के हिसाब से वो कोई भी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना अपनी स्टेट काउंसिलिंग में, और मतलब उनका काउंसिलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एक ये एक पॉइंट है इसके अंदर खासतौर पर। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलाउड होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग में और अगर आप वो जाके सीट को सिक्योर नहीं करते हैं, तो पहले राउंड में फ्री एग्जिट होता है ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर। आप वो सीट को सेकेंड राउंड में फिलअप नहीं कर सकते, मगर आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर। हाँ, क्वेश्चन आंसर का सेशन बाद में आएगा, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में फिलअप नहीं कर सकते, सॉरी, वो सीट को, बाकी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। और सेकेंड राउंड में अगर आप कोई सीट फिलअप करते हैं, कोई सीट आपको अलाउड होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर, वो सेम रूल है। और अगर आप वो जाके सीट को सिक्योर नहीं करते तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था वो आपको रिटर्न नहीं आएगा, और आप मॉपअप के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये रूल है। और फर्स्ट राउंड में भी अगर आपको सीट मिली थी और आपने वो सीट को सिक्योर नहीं किया तो सेकेंड राउंड में वो सीट को क्लेम नहीं कर सकते हैं, और मॉपअप के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप समझ लो मेरी बात को। तो आप सेक्रेटरी डिपॉजिट रिटर्न आएगा वो केस के अंदर आपका। अगर सेकंड राउंड में सीट अलाउड होती है और जाके सीट को नहीं लिया तो सेक्रेटरी डिपॉजिट रिटर्न नहीं आएगा, और अगर सीट को सिक्योर कर लिया तो अपग्रेड नहीं होगा, मॉपअप के अंदर अपग्रेड नहीं होएगा। और जिसको मॉपअप में सीट मिलती है और उस सीट को सिक्योर कर लिया तो वो उसका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया, उस पे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड नहीं होएगा, और ना वो अपग्रेड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, ना कोई दूसरी काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर इस मॉपअप राउंड के अंदर आपको कोई सीट अलाउड होती है और आप अगर वो जाके सीट को सिक्योर नहीं करते हैं तो आपका सेकेंडरी डिपॉजिट भी नहीं आएगा और आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। तो ये एक छोटा मोटा मैंने आप लोगों को ऑल इंडिया काउंसिलिंग के रूल बता दिया बहुत शॉर्ट के अंदर, कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग में आप फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेश। हर राउंड में आपको फ्रेश चॉइसेस फिलअप करना है, सिर्फ स्टे वैकेंसी के अंदर राउंड के अंदर आपको फ्रेश चॉइस फिलअप नहीं कर सकते आप।
आपने जो मॉपअप के अंदर जो चॉइसेस फिल किया रहेगा वही चॉइसेस आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, और वही चॉइसेस के बाद वही चॉइसेस पे आपको स्टे वैकेंसी राउंड की सीट अलाउड होगी। अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड की सीट को सिक्योर नहीं किया तो कैंडिडेट जो वेटिंग वाला है, जिन लोगों की लिस्ट दिएंगे, वो कैंडिडेट क्लेम कर सकता है। या मैं ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल है कि ये ऐसा रहने वाला है। तो ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत सोच समझ कर पार्टिसिपेट करना है आपको, बहुत सोच समझ कर चॉइसेस को फिल करना है। अब वो टाइम चला गया है कि आपको अपने हर राउंड के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का है, अपनी प्लानिंग बनाने का है कि कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, मॉपअप के अंदर राउंड के अंदर आपको बेटर सीट मिलेगी। तो आपको बहुत सोच समझकर इसकी प्लानिंग करना है और सोच समझकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। हर एक राउंड के लिए अलग से आपको प्लानिंग करना रहेगा, अपनी चॉइसेस को फिल करना रहेगा हर राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड में भी करना ऐसी रहेगा, सेकंड राउंड में तो बहुत सोच समझ के करना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट होता है। अगर आपको सीट अलाउड होती है और आप जाके सीट को क्लेम नहीं करते तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, और आपका सेकंड ड्यू पॉइंट भी फोरफिटेड नहीं होता है। अगर सेकंड राउंड में सीट अलाउड हो जाती है और आप जाके क्लेम नहीं करते तो आपका सेकंड ड्यू पॉइंट फोरफिटेड हो जाता है, ये याद रखिएगा। मगर आप मॉपअप के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके लिए एलिजिबल रहते हो। डीएमबी भी साथ में आ गया, तो एक ही पोर्टल के अंदर आपको एक ही जो आपको जो पोर्टल रहेगा, एक ही जगह चॉइस फिलिंग आपको एमडीएमएस के साथ में डीएमबी की भी करना है। आप एमडी डाल सकते हो, उसका डीएमबी डाल सकते हो, उसका ऑफिस एमडी डाल सकते हो। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसका भी एक मैं डेमो वीडियो एक बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर किसी को फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, हर चीज को देखना रहेगा, वो यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकता है। तो मैं डेमो वीडियो उसका भी बना के डाल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसा करना है ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, और रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करना है। अब सेकंड अभी आते हैं, हमने एक पूरा एक छोटा मोटा समझ लिया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में रूल्स वगैरह 4 राउंड होने वाले हैं। डीम के वैसे ही 3 राउंड होंगे, सीटें बच जाएगी तो उसी डीम वालों को सरेंडर हो जाएगी। अभी क्वेश्चन आंसर का प्लीज, अभी आप क्वेश्चन आंसर बाद में पूछ सकते हैं। हाँ, अभी उसके बाद अगर ये फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है ऑल इंडिया के अंदर, तो क्या वो सीट को आप छोड़ सकते हैं? लेने के बाद हाँ, आप छोड़ सकते हो। आप छोड़ सकते हो फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलाउड होती है। उसके बाद अगर स्टेट का शेड्यूल मिलता है और स्टेट में सीट अलाउड होती है तो आप छोड़ सकते हो फर्स्ट राउंड को सीट को मिलने के बाद। सेकेंड राउंड की सीट अगर अलाउड होती है, जाके एडमिशन ले लेते हो, उसको रिजाइन नहीं कर सकते ऑल इंडिया की, याद रखिएगा बात को। उसके बाद मॉपअप में कोई सीट अलाउड होती है, जाके लेते हो, जाके सीट को सिक्योर करते हो, जाके ले लेते हो फीस भर के पे करके, तो आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते। ये बात आप ख्याल रखिएगा। फर्स्ट राउंड के बाद आप अपनी सीट को जो सिक्योर करने के बाद, लेने के बाद, फीस भरने के बाद रिजाइन कर सकते हो। एक पॉइंट है इसके अंदर। अभी दूसरा, ये रिजर्वेशन जो इतना सारा आ गया, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना रिजर्वेशन 27 ओबीसी का आने के बावजूद, 10% ईडब्ल्यूएस के आने के बावजूद, कैलकुलेशन करते हैं हम तो कितना आता है, 37% आता है। क्या 37% इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा 37%। लिख के देता हूँ मैं आप लोगों को, मेरे आप बात को नोट करना ना, बात को मुझको वापिस से कोट करना कि मैंने ये बात बताया था आपको। इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये सीटें भी रिवर्ट नहीं होने वाली है। लास्ट टाइम पे 3300 सीटें रिवर्ट हो गई थी ऑल इंडिया से स्टेट को, रिस्पेक्टिव स्टेट को, वो जाने वाली नहीं है। वो सीटें जो लास्ट टाइम पे भी हम बात करते हैं, पर अभी देख लेते हैं कि लास्ट टाइम पे पहले सीटें कितनी थी, ओपन की कितनी थी और कितना इम्पैक्ट आएगा। लास्ट टाइम टोटल जो सीटें थी अपने पास ऑल इंडिया के अंदर 9479 सीटें थी। जनरल के सीटें थी 6999 सीटें अपने पास थी। अभी जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, उसके बाद जो उसमें जो सीट मैट्रिक्स थी 9492, माइट भी पॉसिबल है कि वो सीट बढ़ जाए, अभी थोड़ी बहुत सीट बढ़ गई है, 1300 1400 सीटें बढ़ी हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और ओपन की जो सीट थी 3693, मतलब 2863 सीटें ओपन की चले जा रही है, वो सीट मैट्रिक्स देखने के बाद, जो टेंटेटिवली सीट मैट्रिक्स आई थी, जिसके बाद सारा हंगामा हो गया था। तो ओपन की सीटें कम हो रही है, तो क्या ओपन का कट ऑफ में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा? बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई चले जाएगा ओपन का, कि ओपन वाले को मिलेगा ही नहीं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप फाइनल राउंड तक रुकते हो, मेरी बात बता रहा हूँ, स्टे वैकेंसी के बाद अगर आप कट ऑफ देखेंगे लास्ट ईयर का बाद में, तो आपको कोई भी ज्यादा चेंजेस मिलने वाला नहीं है। थोड़े बहुत मैं आपके सामने कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या रहने वाले हैं, तो आपसे आपका एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या कट ऑफ
रहने वाला है, एक थोड़ा बता दूं मैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल पूरे राउंड होने के बाद क्या रहने वाला है। डर्मा का 3000 से लेकर 3500, रेडियो का 3000 से लेकर 3250, जनरल मेडिसिन का 4500 से लेकर 5000। जनरल मेडिसिन का आप बोलेंगे लास्ट टाइम भी सेम था, तो ये टाइम पे भी सेम कैसे आ सकता है, 4500 से लेकर 5000। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अब जब ये भी आप लोग का नेट बोर्ड का कार्ड भी आ गया, आपने देखा है कि ओबीसी कैंडिडेट बीच बीच में बहुत सारे हैं। अब बताइए कोई भी ओबीसी कैंडिडेट कुछ सीट लेगा तो अपनी कैटेगरी में ही आके लेगा ना सीट, अच्छी कॉलेज में। क्या वो ओबीसी को फायदा देगा कि आके ओपन की सीट लेगा? तो जो अगर किसको एमसी मिलता रहेगा ओबीसी वालों को अपनी कैटेगरी में, तो जाके वो सफदरजंग वगैरह भी लेगा नहीं, लेडी भी नहीं लेगा, वो एमएमसी लेगा। अगर किसी को केएम मिलता रहेगा ओपन से ऑल इंडिया से ओबीसी कैटेगरी के अंदर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो अपनी वो ओपन में जाके वो साइन या जेजे नहीं लेने वाला है। तो क्या होगा मालूम क्या, कि ओपन वाले अपनी चॉइस ही लेंगे, अपनी कैटेगरी के अंदर अपनी चॉइस की कॉलेज लेंगे और अपनी चॉइस की सीट लेंगे। उसकी वजह से क्या रहेगा कि ओपन के जो स्टार्टिंग के रहेंगे अपनी अपनी सीटें लोग लेते जाएंगे, ओपन की मतलब अपनी ओबीसी ओबीसी की लेते जाएंगे। कॉलेजेस के अंदर आपको अगर आप बोलेंगे तो कॉलेज में फर्क मालूम पड़ेगा, मतलब अगर जो टॉप कॉलेजेस उसमें उसमें कट ऑफ में फर्क मालूम पड़ेगा। जो फाइनल कट ऑफ आएगा वो जो बता रहा हूँ मैं, यही रहने वाला है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है इससे भी बेटर हो जाए, मगर यही कट ऑफ रहने वाला है कि ये काउंसलिंग 4 राउंड होने वाले हैं, बहुत लंबी काउंसलिंग चलने वाली है। आप गलतियां मत कीजिएगा प्लीज, हर हर राउंड में सोच समझ के फिलअप करना है। और पूरे 4 राउंड की प्लानिंग भी आज से नहीं कर सकते हम बैठ के कि आज 4 राउंड की पूरी प्लानिंग करके बैठ जाए। आप एक एक राउंड की प्लानिंग कीजिएगा, एक एक राउंड की स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि भाई फर्स्ट राउंड में क्या फिलअप करना है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखने के बाद, अपना स्टेट देखने के बाद ही आपको सेकंड राउंड का स्ट्रेटेजी बनाने का है, प्लानिंग करना है आपकी। अभी से पूरे राउंड की मत बनाते बैठ जाइएगा। पीडियाट्रिक का 5500 से लेकर 6000, रेस्पिरेटरी का 7000 से लेकर 8250, ओबीजी वाई 9000 टू 10000। ये मैं यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ऑर्थोपेडिक 8000 to 8500। वो कॉलेजेस मिलेगी जो पहले जो लास्ट में जो कट ऑफ जिसका आता था आसाम वगैरह की, वही कॉलेज मिलेगी, मगर कट ऑफ ये रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 4 राउंड के बाद। ऑफ्थल का 12,000 to 13,000, जनरल सर्जरी का 9,500 10,500, साइकोलॉजी का 12,500 13,500, ईएनटी 14,500 से 16,000, एनेस्थेसिया का 18,000 से 20,000, रेडियोथेरेपी 16,500 से 18,000, और पैथोलॉजी का 27,500 से 30,000। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड जा सकता है। लोअर और मैंने हायर दोनों पकड़ के रखा हूँ कि मेडिसिन का 4,500 से 5,000 के बीच में फाइनल कट ऑफ जा सकता है। पहले राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना सारा रिजर्वेशन आने के बावजूद भी ये कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि लिस्ट में मैं जैसा बताया कि ओबीसी कैंडिडेट अपनी ओबीसी में ही सीट लेने की कोशिश करेंगे, अच्छी कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। जो हाँ टॉप कॉलेज है उसमें जरूर फर्क मालूम पड़ेगा आप लोगों को, उसमें जरूर कट ऑफ के अंदर आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा ओबीसी का और ओपन का, अनरिजर्व का, मगर आपको जो फाइनल कट ऑफ है यही आने वाला है। तो एक मैंने आप लोगों को एक मतलब क्या इम्पैक्ट रहने वाला वो भी आपको मैं बता दिया कि ये इम्पैक्ट रहने वाला है इसका। हाँ, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे बताया था कि इसका इम्पैक्ट जो बनाया हूं मैंने वो भी देख के बनाया हूँ कि हमारी जो सीटें कम हो रही है, वो जो सीटें रिवर्ट जाती थी वो भी सीटें जा रही नहीं है यहाँ पे। तो वो सब देखने के बावजूद, ये चीजों के बावजूद मैंने ये इम्पैक्ट बनाया हूँ। अब उसके बाद हाँ, थर्ड पॉइंट पे अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन बोथ ऑल इंडिया काउंसिलिंग और स्टेट काउंसिलिंग। अब ये देखिए, मोस्टली अभी कोई भी स्टेट ने अपना शेड्यूल दिया ही नहीं है अभी तक। पहले क्या होता था, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, स्टेट का फर्स्ट राउंड, यही ट्रेन चलता था। उसके बाद ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, उसका सीटें जो वहां से मतलब लेफ्ट वेकेंट रह गई सेकंड राउंड के बाद, जिन लोगों को सीट अलॉट हुई जाके सीट नहीं लिया, वो रिवर्ट बैक स्टेट को आती थी, स्टेट का सेकंड राउंड होता था। उसके बाद स्टेट का पहला मौका हो सकता था, ऑल इंडिया का मौका हो जाता था, मगर यही ट्रेन चलता था। मगर अब जब सीटें वहां से आने वाली ही नहीं है, तो स्टेट को ऑल इंडिया से मैच करने का कोई मतलब नहीं रहा। अब स्टेट अपना चलेगा, ऑल इंडिया अपना चलेगा। तो ये आपको बहुत सोच समझ के साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करना है। हर स्टेट वाले, महाराष्ट्र स्टेट वाले अपना फर्स्ट राउंड का देख के ही सेकंड राउंड की प्लानिंग करें ऑल इंडिया की, कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या क्या है। क्योंकि मैं जैसे बताता हूँ आपको कि महाराष्ट्र स्टेट के अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का कट ऑफ देखेंगे या 6 ईयर का देखेंगे कट ऑफ, तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड का ड्रास्टिकली चेंज आता था।
कट ऑफ बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाता था। अगर 2500 वाले को मेडिसिन मिलता था फर्स्ट राउंड में, तो लास्ट फाइनल जाके 5000 वाले को मिला था मेडिसिन। मतलब 100% चेंज आपको देखने मिलता था फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड के बीच में। तो मगर ये अभी नहीं रहने वाला है। ये होगा कि रीशफल होगा। यहाँ पे लोग, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र से बाहर निकलने की भी ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दूसरी स्टेट में भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं था कि आप अपनी स्टेट पे रिलाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आपको देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का पहला राउंड कैसे जा रहा है। महाराष्ट्र का पहले राउंड के बाद अपने सेकेंड राउंड की वहां पे देखना पड़ेगा आपको। और ये जरूरी नहीं कि साइमल्टेनियसली चले, पहले साइमल्टेनियसली चलता था, अब साइमल्टेनियसली चलेगा कि नहीं चलेगा कोई शेड्यूल हमारे हाथ में नहीं है। ऑल इंडिया का शेड्यूल हमारे पास आ गया है, जिसका वो पता चल गया हुआ है कि ऑल इंडिया का शेड्यूल आ गया है हमारे पास। मगर महाराष्ट्र का अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दूसरी स्टेट वालों ने भी कोई शेड्यूल दिया हुआ नहीं है। जितनी मेजर स्टेट है, कर्नाटक ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, यूपी है उसने रजिस्ट्रेशन नहीं अभी चालू किया हुआ है अपना, तेलंगाना के मैनेजमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। जो मेजर, अभी तमिलनाडु वगैरह का चालू हो गया, मगर मेजर जो स्टेट है उनका भी रजिस्ट्रेशन ही चालू नहीं हुआ है उनका। तो शेड्यूल की तो बात की दूर की बात आ जाएगी। तो आपको फर्स्ट राउंड अपना देखना स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। राउंड वाइज ही आपको अपना प्लानिंग करना है, अपना स्ट्रेटेजी बनाने का है आप लोगों के हर राउंड में कैसा आपको पार्टिसिपेट करना है। और राउंड को देखने के बाद और ये भी देखना रहेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट महाराष्ट्र वाले ऑल इंडिया में आके सीट ले रहे हैं, तो स्टेट में कितना वैक्यूम आ रहा है उस पर नजर रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा ज्यादा होमवर्क करने वाली बात हो गई है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आपको अभी फिलहाल तो साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट का बिल्कुल हम नहीं बता सकते। हाँ ये बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आप फर्स्ट राउंड में जो सीट अलाउड होती है वो आपको लेना कंपलसरी होता है। अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट में सीट जो अलाउड हुई नहीं लिए, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। तो आपको जो भी सीट अलाउड होती है, और महाराष्ट्र में एक ही बार चांस रहता है आपको चॉइस फिलिंग करने का, तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर आपको महाराष्ट्र में चॉइस फिलिंग करना चाहिए। अपना बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आप लोगों को, क्योंकि अभी लास्ट ईयर का तो कुछ है नहीं। एक बेनिफिट महाराष्ट्र स्टेट वालों का है कि एससीबीसी में तो मराठा कोटा वो नहीं है, तो उसकी 12% सीटें ओपन में आ रही है। तो एक महाराष्ट्र में बेनिफिट है इसका। तो आपको महाराष्ट्र स्टेट में ये ख्याल रखना है चॉइस फिलिंग से पहले पहले कि यहाँ पर एक ही बार चॉइस फिलिंग करना रहता है, तो बैकअप प्लान लेके चलना है आपको अपना। दूसरी बात, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो फर्स्ट राउंड में सीट अलाउ होती है आके लेना रहता है आपको, और रिटेंशन फॉर्म भी फिलअप करना रहता है। अपग्रेड लास्ट तक होता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है ऑल इंडिया के अंदर के फर्स्ट राउंड में सीट, सेकंड राउंड में अगर आपने जाके सीट लिया तो वहां पर में अपग्रेड नहीं होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे तो मॉपअप 1 मॉपअप 2 के बाद भी अपग्रेड होते हैं महाराष्ट्र के अंदर। हाँ यहाँ पे आप सेकंड राउंड के बाद बिफोर मॉपअप अपनी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट को रिजाइन कर सकते हो विदाउट पेनल्टी। और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आप मॉपअप के बाद भी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट को रिजाइन कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी। तो ये आप लोगों को ये बात का ख्याल रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना यार, तो बैकअप प्लान आपका सोच के रखना बहुत जरूरी है महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप लोगों को। अब महाराष्ट्र स्टेट के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा 4 रूल का, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लास्ट टाइम के दिन टोटल जो सीटें थी 1000 रियल अबाउट सीटें जो थी 985 जो वहां पे गई थी ऑल इंडिया में, उसमें 535 सीटें, मतलब 50% से ज्यादा सीटें वापस आ गई थी। अब सोचो 50% से ज्यादा सीटें वापस आ गई थी लास्ट से। उससे पहले भी ऐसी होता था, 30-40% सीटें आ जाती थी ऑल इंडिया से। वो सीटें अभी आने वाली नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा देखने के लिए, जो ये 4 राउंड का रूल आया हुआ है। उन स्टेट के लिए अच्छा है जहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं थी, जो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिजर्वेशन था, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम थी। बिहार हो गए, यूपी वाले हो गए, जो वैसी स्टेट के अंदर आप लोग जो रिलाई करते थे खासतौर पे गवर्नमेंट कॉलेज, तमिलनाडु वाले, साउथ वाले, जो बहुत ज्यादा रिलाई गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया से करते थे, उनको बेनिफिट हो रहा है इसका। महाराष्ट्र स्टेट वालों को अब सोचना पड़ेगा कि अपनी क्या नई अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट वालों को इसका लॉस होता हुआ दिख रहा है। जो 12% का जो फायदा आया था जो एससीबीसी कोटा का, वो फायदा भी इतना भी दिखते नहीं मिल रहा है। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर माइट भी पॉसिबल है कि मेडिसिन का ऑल इंडिया का कट ऑफ लो जाए और महाराष्ट्र का हाई चले जाए, ये भी हो सकता है। तो ये आपको एक माइंड बना के चलना है। अब ये अच्छी बात है कि डीएनबी भी साथ में है, तो आप अपने सेकंड राउंड के अंदर डीएनबी की भी प्लानिंग को अच्छे से कर सकते हैं। एमडीएमएस के साथ में एक साथ काउंसलिंग चलेगी सब पूरी, तो इसकी आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। डीएनबी के लिए बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि अभी यू आर कैंडिडेट डीएनबी के लिए भी बहुत ज्यादा सोचने वाले हो
लग जाएंगे बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मैंने काउंसलिंग थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेन करने का था। अब आप क्वेश्चन आंसर अपने पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पूछने से पहला एक बात का ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे आपके काउंसलिंग रिलेटेड होना चाहिए। क्या मिल रहा है, क्या रैंक पे क्या मिल रहा है, वो मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ। प्लीज आप अपनी जो क्वेश्चन पूछेगा वो काउंसलिंग को समझने में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, काउंसलिंग कैसे होने वाली है, कैसे राउंड चलने वाले हैं, कब रिजाइन कर सकते हैं, पेनल्टी क्या है, ये सब आप अपनी डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं। और जो पहला पूछेंगे जो अपने क्वेश्चन, जिनका 1000 से नीचे रैंक है, वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछेगा, रैंक बताएगा और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन को लेते हैं। जिसका 1000 से नीचे रैंक है या 2000 से नीचे रैंक है, अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ पूछिए, जिसका 2000 से नीचे रैंक है अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। चलिए 3000 से जो जिसका नीचे रैंक है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया, मैंने अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। ये एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बॉन्ड होता है? अगर बॉन्ड होता है, देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो डीएनबी के रहते हैं, सारे स्टेट में बॉन्ड नहीं रहता है। 95% जो गवर्नमेंट डीएनबी की कॉलेजेस उसमें बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं रहते हैं। 4% या 5% जो कॉलेजेस रहते हैं, जैसे पंजाब के अंदर था लास्ट टाइम पे, और आंध्र अपना कर्नाटक की जो कॉलेजेस थी उसमें बात था, उसमें बॉन्ड रहते हैं। और उसकी लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एमसीसी की पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी कि किसमें बॉन्ड है, किसमें बॉन्ड नहीं है। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग से पहले पहले आपको सारी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आप क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, स्टाइपेंड कितना रहता है, बॉन्ड है कि नहीं है, ये सारी डिटेल आपको अपडेट मिल जाएगी आपको चॉइस फिलिंग से पहले पहले। अभी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि हम क्या डायरेक्टली डीम यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप, क्योंकि मॉपअप के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगर आपने पहला फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नहीं किया था तो आप डायरेक्टली कर सकते हो और डीम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक मिनट मेरा लगता साउंड। सर, हाँ मेरा एक पूछिए। क्वेश्चन था कि हाँ ये जो ऑल इंडिया में फ्रेश रजिस्ट्रेशन एवरी टाइम कर सकते, तो एवरी टाइम डिपॉजिट भरना पड़ता है फ्रेश ये फ्रेश फ्रेश रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन आप जब भी करने जाओगे, अगर आपने प्रीवियस नहीं किया तो डिपॉजिट तो भरना ही रहेगा ना आपको। विदाउट डिपॉजिट तो नहीं, आपको आपने एक बार पहले कर दिया है और फर्स्ट सेकंड राउंड में तो वो अलॉट फ्रेश नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ फिर वो। अगर तो आपने मॉपअप पहले में भी। राउंड, हाँ। देखो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट अलॉट नहीं हुई, सेकंड हाँ। राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, तो वही कोई कैरी फॉरवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन वापस तक जाने वाला है, स्टे वैकेंसी तक जाने वाला है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ नया क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, जैसे इन्होंने अनम्यूट किया आपने, आपको क्वेश्चन पूछा, आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर हम फर्स्ट राउंड में कोई सीट सिक्योर करते हैं और वो ज्वाइन करते हैं, हाँ तो मॉपअप राउंड में फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि पॉसिबिलिटी होगा टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया में अगर आपको कोई सीट मिलती है और आप उसको सिक्योर हाँ, कर लेते हो, और उसको सेकेंड राउंड होने तक रिजाइन ही नहीं किया, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, आपको खत्म, आपकी सीट आपकी होगी। वो ही सीट हो गई। हाँ सेकेंड राउंड के बाद भी रिजाइन नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड के बाद तो रिजाइन का रूल ही नहीं है ऑलरेडी, आपको सिर्फ ओके फर्स्ट राउंड में ही चांस मिलता है रिजाइन करने ओके। का। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हाँ पूछिए। जो चॉइसेस फिल करने हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, तब बेस्ट टू वर्स्ट करने हैं या फिर लास्ट ईयर जो रैंक को मिला नहीं है नहीं वो नहीं नहीं, पहले डाल के कोई देखिए फायदा होता है? नहीं नहीं, कुछ पहले डालने से कुछ नहीं फायदा होता है, आपको टॉप कॉलेजेस को हमेशा ऊपर रखना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कैंडिडेट है जिसका 5000 रैंक है, उसने एक XYZ कॉलेज जो थी आसाम की, उसको उसने फर्स्ट नंबर पे रख दिया कि मेरा 5000 रैंक है, मैं फर्स्ट नंबर पे उसको रख दिया, बराबर। और एक कैंडिडेट जिसका 4999 रैंक है, और उसने लास्ट में रखा वो कॉलेज को, पहले सब टॉप कॉलेज डालते आया था। तो कंप्यूटर जो सीट अलॉट करेगा वो 4999 वाले को ही करेगा, ना कि 5000 वाले को करेगा। तो बताओ उसका पहले रख के क्या फायदा हुआ? हाँ बराबर, मतलब सीट अलॉटमेंट जो है वो बाय मेरिट जाएगा, इट विल बाय नॉट मेरिट डिपेंड ही ऑन है। द चॉइस फिलिंग का नंबर, नहीं नहीं प्रेफरेंस नहीं नहीं नंबर। नहीं नहीं, मेरिट ही जाता। ओके, थैंक यू सर। हाँ नया क्वेश्चन आप पूछ हेलो सकते सर। हैं। हाँ हेलो। सर, अगर ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में जाके एडमिशन दिया है हाँ और उसके बाद सपोज महाराष्ट्र स्टेट में मेरा लग गया,
तो मैं महाराष्ट्र स्टेट में साइमल्टेनियसली ले सकता हूँ या मुझे फर्स्ट राउंड का सीट रिजाइन करना पड़ेगा ऑल हाँ, इंडिया? विदाउट रिजाइन नहीं करे आप सीट नहीं ले सकते ना महाराष्ट्र में। आपके तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपकी सीट जब आपको फर्स्ट राउंड में मिली तो ओके। वो जो कॉलेज में आपने जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए, जब तो आपको सीट सिक्योर करने दिए उन लोगों ने। यस। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप जब तक वहां से लेके नहीं आएंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, तो महाराष्ट्र में सीट कैसे ले सकते हैं आप? ओके। और सर महाराष्ट्र के फर्स्ट राउंड में सीट लिया मैंने, हाँ, और फिर ऑल इंडिया के सेकंड में लग गया, मतलब एलिजिबल रहूंगा क्या सर मैं सेकंड के बिल्कुल लिए? एलिजिबल रहेंगे स्टेट में। आप महाराष्ट्र में सेकंड राउंड में भी सीट मिल गई आपको या फर्स्ट राउंड में मिल गई, तो आप मॉपअप के लिए भी एलिजिबल, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल। ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो हाँ, हेलो हेलो। हाँ, सर, हेलो। मेरे को पूछना था, आपने बताया अभी कि मॉपअप में अच्छी सीट्स मिलने के चांसेस है, राइट? बिल्कुल बट साथी। हाँ, तो फिर अगर फर्स्ट राउंड में हम मॉपअप तक जाने के लिए, फिर वही गैम्बल हो गया ना सर कि फर्स्ट की सीट ले या नहीं ले, रैंक मतलब वाइज हर एक के ऊपर, हर एक का रैंक वाइज। देखो काउंसलिंग की एक ट्रिक्स होती है। काउंसलिंग का भी कैसा कर दिया लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं मुझको ये सब बातें कि ये जो न्यू कमर्स है, अभी ये लोगों ने इतना गैम्बल करके काउंसलिंग 4 राउंड, अब बताइए कि 2 महीना काउंसलिंग करने के बाद भी, अरे भाई ये लोग अगर ऐसे ही करना था तो इनको पर्सनल काउंसलिंग कर लेते थे। जिनका रैंक आता था अच्छा, वो जैसे पहले होती थी तो सीट भी लैप्स नहीं होती थी, काउंसलिंग भी जल्दी खत्म हो जाती थी। अब आप बताइए कि जिसको सेकंड राउंड में सीट मिल रही है उसको अपग्रेड नहीं हो रहा है मॉपअप के अंदर। राइट। तो आप अगर से अच्छे रैंक वाले ने सेकंड राउंड में ले लिया, उसका तो अपग्रेड का कोई चांस नहीं है। तो जो सीट मिलेगी मॉपअप में किसको मिलेगी बताइए ना, उसको तो अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो उसके हाँ लोअर रैंक को ही मिलेगी ना सीट। तो जी जी, तो हमें तो सर फिर मतलब अभी जिनका रैंक थोड़ा ऊपर है उनको तो फर्स्ट सेकंड में ही लेना अपने पड़ेगा। रैंक के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको पार्टिसिपेट करना है। आपका रैंक अगर समझो अभी मैं एक्स वाई जेड 4000 या रैंक है आपका, और आपने सेलेक्टिव फिलअप कर दिया फर्स्ट राउंड के अंदर, मेडिसिन के लिए जा रहे हो, ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है और रैंक भी इंपॉर्टेंट है। अगर 4000 रैंक है, मेडिसिन के लिए जा रहा है और सेलेक्टिव कॉलेजेस फिल कर दिया, बेवकूफी करा क्योंकि नीचे रैंक वाला उठा लेगा तो वो छोड़ेगा नहीं कभी। जी, तो आपको अपने रैंक को देखना है और उसको अकॉर्डिंगली आपको चॉइस फिलिंग करना है। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, में हेलो। अगर convert हो गया और सेकेंड राउंड में हम ज्वाइन होने के बाद अलर्ट होके अगर हमने फीस पे के ज्वाइन कर दिया सर, और हाँ। अगर सेकेंड राउंड में अगर हम देख सकते हैं कि ये अपग्रेड होगा कि नहीं, मतलब नहीं होना, अनफॉर्चुनेटली तो बहुत खराब रूल कर दिए लोगों ने। अगर मैं सेकंड राउंड में ऑलरेडी में सीट आपने ले लिया, अपग्रेड ही नहीं होगा। ये तो मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा मेल करना चाहिए एनबीए को। ये तो मतलब अब मेरिट की बात करते हैं, बताइए मेरिट वालों को उसको अपग्रेड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वापस के लिए? अब ऑफकोर्स मिलना चाहिए उसको, अब नहीं देते हो। चलिए सर, एक बात पूछना था, ये इसका इम्पैक्ट अपना महाराष्ट्र में मैनेजमेंट कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी पे क्या होगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए, डीम यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट कोटा में भी फर्क कैसा पड़ने वाला है मालूम क्या? अभी देखिए पैनिक सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर ली है लोगों ने, अनरिजर्व कैटेगरी वालों ने, कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बराबर। तो वो लोग क्या करेंगे, 4000 5000 रैंक भी है तो भी आके डीम यूनिवर्सिटी भर देंगे। क्या करेंगे, उनको भी तो आगे पीजी करना है ना, अगर मेडिसिन के लिए जाना है। तो उसके लिए उनको मतलब ये थोड़ा वो आएगा बाद में, जब मालूम पड़ेगा उनको कि भाई ये तो अगर वो डीम में ले रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सीटें बच जा रही है। तो ये देखो काउंसलिंग ऐसी ही चलने वाली है। अब क्या करेंगे कि काउंसलिंग में आपको अगर सोच समझ के पार्टिसिपेट करते हो ना, तो कम रैंक होने के बाद भी अच्छी सीट निकाल सकते हो आप यहाँ। हेलो। तो आपके हिसाब से इसका इम्पैक्ट सेकंड राउंड में ज्यादा दिखेगा ना? सेकंड राउंड में वो लोग एग्जिट करने का चांस ज्यादा है इस तरह के कैंडिडेट का चांस ही नहीं है। सेकंड राउंड में तो आपने अगर ले लिया तो फंस गए, नहीं लिया तो सेकंड पॉइंट डूब जाता है आपका। नहीं, ये जो कैंडिडेट जैसा आप बोल रहे हो कि उन लोग ने पहले राउंड में ले लिया है अपना सेफ्टी के लिए, हाँ, अगर ले मैनेजमेंट लिया कोटा तो में, सेकंड के लिए अपग्रेड के लिए डालेंगे ना, तो एक अपग्रेड का चांस मिलेगा तो उनका अपग्रेड हो सकता है। मॉपअप के अंदर मेरा मेरा मानना है कि मॉपअप के अंदर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने वाले हैं ये काउंसलिंग में। ओके। और स्टेट में तो, महाराष्ट्र स्टेट में तो ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड होता ही रहेगा, तो मतलब हाँ यू हाँ कैन बिल्कुल, कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट। हाँ वो तो बहुत ही अच्छा है, महाराष्ट्र का तो बहुत अच्छा रूल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर गुड इवनिंग। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो, पूछिए। सर जो महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट मेरिट लिस्ट का रैंक आएगा वो कब तक आएगा सर? जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे महाराष्ट्र स्टेट नहीं सर, मतलब उसका डेट लगभग कब आने का चांसेस शेड्यूल है? ही नहीं दिए ना, शेड्यूल नहीं दिए तो क्या कर सकता हूँ बताओ ना मेरा। सो तब तक सर जब जिनका थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर लाइन रैंक है, जो कि महाराष्ट्र के एसोसिएट कॉलेज के भरोसे बैठे थे, ऐसे कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है सर? देखिए मैं अभी वो ट्रिक्स, अभी देखिए मैं प्रोफेशनल काउंसलिंग भी करता हूँ, सॉरी मैं पूरी अपनी ट्रिक्स वगैरह मैं नहीं बता सकता हूँ इसके अंदर।
क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा लाइव है और सेलेक्टेड लोगों को लेता हूँ मैं, और उनके साथ में अनजस्टिस हो जाएगा। मैं खुद चाहता हूँ कि सबको बताऊं, फिर भी मैंने ये प्रोग्राम लिया, ये काउंसलिंग पूरा समझाया, आप लोगों को बताया और थोड़े बहुत पॉइंट्स भी डाला मैंने, तो उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। सर हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट है कि सपोज महाराष्ट्र का सेकंड राउंड ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के पहले हो जाता है हाँ एंड हाँ सीट मिल जाती है और हमें लेना पड़ता है जैसे, हाँ तो हाँ। आपने कहा कि वी कांट लीव द सीट। नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र की सीट छोड़ सकते हैं ना, अगर आपका सेकंड राउंड महाराष्ट्र का पहले हो गया, ये तो बहुत हाँ, अच्छा है। करंट सिनेरियो के अंदर स्टेट का सेकंड राउंड पहले होना बहुत अच्छा है। तो हम छोड़ सकते हैं वो सीट ऑल हाँ, और इंडिया उसके में बाद लेने ऑल के इंडिया लिए में अगर सेकंड राउंड में सीट मिलती तो आप महाराष्ट्र स्टेट की सीट को जाके छोड़ सकते हो आप। बिना एनी फी ना सर? हाँ, विदाउट एनी पेनल्टी 1500 पे करना है। लेकिन सीट लेना ही पड़ता है ना स्टेट हाँ, काउंसिल मगर में? ये है कि जो सीट अलाउड होती है वो लेके जाके लेना रहता है आपको, लेंगे ठीक नहीं है, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ हेलो। सर हाँ अगर हमने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट काउंसलिंग में और हमें कुछ मिला हाँ और हमने उसको सिक्योर भी किया, हाँ लेकिन हमने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और हमें कुछ नहीं मिला, हाँ तो फिर क्या होगा? फर्स्ट वाला रह जाएगा क्या? हाँ, रह जाएगा ना, वही तो बता रहा हूँ। पहले तो रूल था कि विदिन 2 डेज आप रिजाइन कर सकते थे, आपने इन्फॉर्मेशन में बुकलेट में वो बुरबुरली निकाल दिया। अब वो आप अच्छा पूरी इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप देखो, उसमें ऐसा है ही नहीं किधर पे भी, लास्ट ईयर था ये रूल। अच्छा, तो अगर हमें फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ मिलता है और हमने उसको सिक्योर किया और फिर हमने स्टेट में पार्टिसिपेट भी कर लिया और हमें उसमें कुछ मिल गया स्टेट में, तो फर्स्ट से निकल सकते हैं ना, मतलब आराम से? विदिन सेकेंड और ज्वाइंट फीलिंग के पहले पहले रिजाइन कर सकते हैं। आपने शेड्यूल देखा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में कितना गैप है? हाँ जी कितने? सर। हाँ, 3 डेज का। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर। सर ये क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट ईयर के डीएनबी काउंसलिंग से भी रिलेटेड है। सर हाँ किसी को अगर लास्ट ईयर ऑल इंडिया मतलब डीएनबी राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है और हाँ उन लोगों ने सीट को फ्रीज किया है पैसे हाँ पे करके, बट हाँ वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किए, तो एग्जिट विथ 4 फीचर हो गया है वो, हाँ, तो वो सर ऐसे कैंडिडेट्स क्या डीबार होते हैं या इस? एलिजिबल। हाँ, ओके 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 सर। देखिए सिक्योर करके छोड़ा उसने, और उसने कब ये छोड़ा था उसने, बताइए? अ, लास्ट में। सर कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कभी सबमिट हुए ही नहीं है उस नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट देखो अभी में। अगर आपने फाइनल मॉपअप फॉर्म के अंदर सीट छोड़ा तो सीट लैप्स हो गई थी उसकी। नहीं नहीं, अगर आप, मॉपअप नहीं, डीएनबी राउंड 2 में लास्ट हाँ ईयर। तो फिर चलता हुआ एलिजिबल है, कोई टेंशन नहीं, वो सीट ओके मॉपअप सर, में आ लेकिन उसमें ना एक क्लॉज था सिर्फ जो लास्ट ईयर ही हुआ था कि ई अलॉटमेंट होता था, मतलब क्योंकि कोविड गई। था। हाँ ये बिल्कुल हाँ ये हाँ अलॉट हाँ, में रहता था तो सारी सीट। ऐसे में भी सिर्फ ई अलॉटमेंट करके बस वहां गए नहीं, हाँ तो डॉक्यूमेंट आप नहीं वेरिफिकेशन। गए ना, तो आप जब हाँ नहीं हाँ गए हाँ तो वो सीट मॉपअप के अंदर आई थी वो। हाँ हाँ, आ गई थी, नहीं हाँ राउंड तो 3 में ही आ गई थी वो। हाँ तो फिर आपके तो देखो सीट लैप्स करने में आपको डिबाट था 2 साल का। ओके ओके, तो ये कैंडिडेट एलिजिबल है ना हाँ, मतलब इस कैंडिडेट साल के लिए? एलिजिबल है ये साल की। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर महाराष्ट्र की सर काउंसलिंग चालू नहीं हुई पहले, तो फिर और ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड हो गया, मतलब चालू हो गया, तो हम कैसे मतलब करेंगे वो? अनफॉर्चुनेटली बहुत 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 ज्यादा खराब हो जाएगा ये, अगर ऐसा आप जो बता रहे हो, अगर ऐसा होता है तो मालूम ऐसा है कि आप तो स्टेट का राउंड देखे बगैर ब्लैंक खेलते हैं ना, वो वैसा हो जाएगा, ब्लैंक खेलने वाली बात हो जाएगी पूरी। ओके, मतलब बिना एसएमएल के ही हमें सेकेंड राउंड ये करना पड़ेगा, और फिर बाद में पता चला कि एसएमएल कम है और हाँ अच्छा हाँ मिल हाँ, सकता था, तो कुछ नहीं कर सकते क्या? कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते हैं अभी? आप ये काउंसलिंग के लोगों ने ऐसे रूल्स इतने ज्यादा चेंज कर दिए। पहले के रूल अच्छे थे बहुत ज्यादा, आपको दोनों देखने मिलता था, वो नहीं देखने मिलेगा तो क्या कर सकते? ओके सर। सर अगर हमको तो ऑल इंडिया के फर्स्ट सीट में कोई सीट मिलती है और उसमें हम जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो हम स्टेट के फर्स्ट राउंड में अगर साइमल्टेनियस बाई चांस होता है तो हम एलिजिबल है क्या सर स्टेट के? बिल्कुल एलिजिबल है आप, एलिजिबल। सिर्फ सेकंड राउंड में सीट लेने के बाद आप स्टेट काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। अगर सेकंड राउंड में ऑल इंडिया में सीट आपने ले लिया तो आप एलिजिबल है। नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में मेरे को ऑल इंडिया कोई एक्स कॉलेज मिलता है और मैं वहां जाकर एडमिशन ले लेता हूँ, तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं आप। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो सर आपका अभी सर्विस अवेलेबल है? सॉरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं कुछ सोचा था कि थोड़े बहुत लोगों को लूंगा, उनके साथ में जस्टिस भी रहेगा, मगर इतना जो टाइम हो गया, डिले हो गया,
बहुत हैरान है। और मैं खुद अभी कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद इतने फोन कॉल है उनके खुद के भी, उनकी इतनी क्वेरीज है, मैं खुद मतलब बहुत ज्यादा मेरे को मतलब हेडेक हो चुका है इतने कॉल से, इतने उन लोगों के साथ में, क्योंकि काउंसलिंग इतनी डिफिकल्ट आप लोगों ने मतलब कर दिया है कि उनको भी बहुत सारे क्वेरीज है, उनके भी डाउट्स है, तो वो सबको आंसर देना, उनके कॉल अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जस्टिस नहीं कर पाऊंगा कि किसी को लूंगा ना मैं, तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं, सॉरी, मेरे को बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा है। सर हेलो CPS हेलो सर हाँ हेलो। सर CPS काउंसलिंग अप्रोक्सीमेटली कब होगा? देखिए सीपीएस काउंसलिंग के लिए अच्छी बात यह है कि सीपीएस काउंसलिंग जो है सेट सेल करेगा तो डीएमईआर करेगा, और थोड़ा लेट ही होगी सीपीएस काउंसलिंग। माइट भी पॉसिबल है कि स्टेट के साथ में ना हो, स्टेट के बाद हो, पहले राउंड के बाद हो, मगर ये अच्छी बात है कि सीपीएस का जो था एक चक्कर जो पूरा सीट ब्लॉकिंग का, हाँ मतलब सीपीएस खुद करता था, हमने लास्ट ईयर देखा कि लोगों को अनफॉर्चुनेटली डमी लोगों सीट अलॉट हो जाती थी, डमी नाम से भर देते, तो वो सब नहीं होएगा। हेलो सर। हाँ हेलो सर एक डाउट था कि अगर ऑल इंडिया 1 में अगर हम लोग सीट अगर मिल रहा है, हाँ तो सेकेंड राउंड में अगर हम लोग को जाना है, हमें फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज मिला हुआ है उसमें अगर हम रिपोर्ट किया सर हमने हाँ हाँ और अपग्रेड के लिए डाल रहे हैं, अपग्रेड डालने के बाद हम मतलब वापस हमें फ्रेश अगर चॉइस भरना है तो वो कर नहीं सकते ना, अपग्रेड अगर कर रहे हैं देखो तो? ऑल इंडिया के अंदर आपको हर राउंड में फ्रेश चॉइस भरना है, पहले राउंड में भी फ्रेश चॉइस, सेकेंड राउंड में भी फ्रेश चॉइस भरना है, मॉपअप में भी फ्रेश चॉइस भरना है। सिर्फ स्टे वैकेंसी के अंदर आप फ्रेश चॉइस नहीं भर सकते, जो आपने मॉपअप करके चॉइसेस फिल किया था वही कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी। तो आप सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस भरिए, अच्छी अच्छी कॉलेज डालिए, अगर अपग्रेड होगी तो गुड, अगर नहीं हुआ तो नहीं कर सकते फिर। तो सर फ्रेश चॉइस इज इक्वल टू फ्रेश रजिस्ट्रेशन ना, मतलब वापस पे फ्रेश करना रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन तो वही रहेगा, अच्छा फ्रेश चॉइसेस करना रहेगा। ओके ओके सर। और एक डाउट था सर, अगर मॉपअप में अगर मिल रहा है सीट कोई हाँ ऑल इंडिया के, तो स्टे वैकेंसी में हमें अगर नहीं, अगर वी आर नॉट हैप्पी विद द मॉपअप वाला सीट, नहीं तो फिर स्टे वैकेंसी तो में एलिजिबल नहीं है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर डीएनबी काउंसलिंग को कितना अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन राउंड 1 राउंड 2? डीएनबी काउंसलिंग में इफेक्ट तो बिकॉज कंसिडरिंग जिन्हें देखिए नहीं मिली टॉप टॉप एमडीएमएस। टॉप टॉप जो इंस्टीट्यूट है डीएनबी के, जो अच्छे अच्छे, उस पर तो मानी सी बात है इफेक्ट आएगा। वो तो ओके। पहले राउंड के अंदर ही सभी जितने अनरिजर्व कैंडिडेट जाके सीटें ले लेंगे उसमें। हाँ अब उनको स्टेट में कब होता है, स्टेट में अलाउड होती है, वो डीएनबी छोड़ते कि नहीं छोड़ते, ये काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर लंबा जाने वाला है। हाँ जो लो ग्रेड की कॉलेजेस है डीएनबी, जो डीएनबी के कैसा है फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर की कॉलेजेस में तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, मगर फर्स्ट टायर की जो टॉप कॉलेजेस में इफेक्ट आएगा। So ultimately it'll be a mop-up gamble basically. हाँ हाँ Okay, thank you. गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर ऑल इंडिया राउंड 1 में इन केस कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलता है और एडमिशन ले लेते हैं और फिर वो हाँ अपग्रेड होता है, हाँ तो हाँ वो फीस रिफंड करते हैं फिर, मतलब देखिए दूसरे ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर ये मेरे साथ में बहुत हर साल में होता है, मेरे साथ में ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है। और बहुत सी महाराष्ट्र की जो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी वो आपकी फीस को रिटर्न कर डालती है। डीवाई पाटिल तो 75,000 ही लेता है, बहुत सारे लोग आपको 10,000 करके विद इन पीरियड में दे डालते हैं। साउथ की कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी है बहुत सारी, तमिलनाडु वगैरह की, जो नहीं करती है, जल्दी टाइम लेती है, मगर महाराष्ट्र की कर लेती है। आपको जब सीट अलाउड होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में ना, तो जब आप जाएंगे वहां पे तो आप ये पूछ लीजिएगा कि अगर मेरा ये अपग्रेड होता है या मैं कैंसिल करती हूँ, मैं वो स्टेट में मिलता है तो मेरा जो रिफंड कितने दिन में मिलने वाला है, आप पहले ही पूछ लीजिएगा और उनसे पहले ही बात कर लीजिएगा। और महाराष्ट्र वाले तो 90% तो मुझको लगता है 80 से 90% डीम्ड यूनिवर्सिटी को मालूम है कि इतना पैसा इंतजाम करना आसान नहीं है, वो फीस रिटर्न करती है 80%। बाकी 20% तो फिर अभी क्या करें। राइट सर। और एक डाउट है मेरा, हाँ स्टेट राउंड में आपने कहा कि कुछ पेनल्टी नहीं लगता सीट छोड़ते हैं तो, हाँ 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 मतलब मॉपअप राउंड 2 के बाद भी ऐसे छोड़ नहीं, सकते हैं? मॉपअप के बाद भी अगर प्राइवेट की सीट छोड़ते हैं तो पेनल्टी नहीं लगता है। हाँ। ये लास्ट ईयर के रूल थे, अभी क्या बताऊं, देखिए कोई बात करने से भी डर लगता है कि कब ये रूल चेंज कर दें लोग। किसने सोचा था कि इतने सारे रूल्स आ जाएंगे, इतने सारे सब चीजें बदल जाएगी काउंसलिंग के अंदर, कोई सोचा था कि बताइए ना, किसी को ख्वाबो ख्याल में नहीं था। तो ये तो लास्ट ईयर का रूल था, और महाराष्ट्र इन जनरल अपने रूल चेंज नहीं करता है, ये अच्छी बात है। बहुत सारे सालों से मैं महाराष्ट्र काउंसलिंग फॉलो कर रहा हूँ, वही रहने वाला है महाराष्ट्र काउंसलिंग का रूल कि आप सेकेंड राउंड के बाद भी
अपनी सीट से रिजाइन कर सकते हैं बिफोर मॉप अप, और मॉप अप के बाद भी प्राइवेट कॉलेज की सीट को रिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो 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 सर। हाँ हेलो पूछिए। हेलो सर, अगर अभी आपने जैसे बताया कि थोड़ा अनरिजर्व लोग थोड़ा पैनिक में है अभी, हाँ हाँ तो panic में। ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, मतलब ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में उनको मिल गया तो हाँ उन्होंने सीट ले लिया, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे पैनिक में कि यार आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल ले लेंगे वो। ले लेंगे, तो मतलब सर ऐसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी क्या कि डीएनबी और गवर्नमेंट का मॉपअप में सीट आए ही ना नीचे? अरे कैसे नहीं आएगी, पहले बताओ आप लास्ट ईयर कितनी सारी सीटें रिवर्ट आई? 33। लास्ट हाँ सर, लास्ट ईयर मतलब ऑलमोस्ट 30% सीटें हर साल रिवर्ट। अगर ऐसा ही होता तो पहले राउंड में जो सीट ले लेता सेकंड में क्यों होता? ये आप मत सोचिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इतने सारे राउंड होने के बाद भी स्टे वैकेंसी जो राउंड होएगा उसके बाद भी सीट बच जाती है, बराबर। तो सर मतलब डीएनबी की भी बच जाती है क्या सर, मतलब प्राइवेट या डीएनबी भी बचती है ना। आप देखिए था ना हमेशा, तो आपने लास्ट ईयर का भी देखा, डीएनबी के अंदर फर्स्ट हुआ, सेकंड राउंड हुआ, फिर उसका थर्ड हुआ, एक मॉप अप, 4 राउंड डीएनबी के भी हुए। हर टाइम सीटें बचती मिलती है आपको, ऐसा नहीं होता है ये चीज। अरे मैं बता रहा हूँ सेकंड राउंड में सीट अलाउड नहीं, बहुत ज्यादा लेंगे नहीं यार। ओके, तो वो सीटें क्या होएगी, वो सीटें तो मॉप अप में आएगी ना। हेलो काउंसलिंग का तरीका एक होता है, एक आपको वो अगर आपने वो समझ लिया कि काउंसलिंग में कैसा पार्टिसिपेट करना है तो आपको अच्छी सीट मिल जाएगी। सर हेलो। हाँ हेलो सर, इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में महाराष्ट्र को अपना प्रोसीजर तो जल्दी शुरू करना पड़ेगा। करना चाहिए, चलना चाहिए। तो सर हम अपनी तरफ से, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी क्रिटिकल, तो आप या हम में से कोई कैन वी रिक्वेस्ट देम टू। देखिए मैंने अभी अब क्या बताऊं, मैं अनफॉर्चुनेटली क्या बात करी है कि महाराष्ट्र को अपना शेड्यूल अंडर ग्रेजुएट का और रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए, पीजी का नहीं चालू किया। जब भी मैंने बात किया था कि आप अंडर ग्रेजुएट को बाद में करते हैं, ऑल इंडिया में हुआ है अभी, आपको पीजी का क्या करना चाहिए था। और पहला राउंड तो यहाँ महाराष्ट्र हो जाए ना तो हमको मालूम तो पड़े कि क्या एसएमएल आया है, इवन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एसएमएल तो आया था, एग्जैक्टली राउंड होता तो हमको ऑल इंडिया में खेलने के लिए आसान रहता था। अब ब्लाइंड खेलना आसान नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप मेल करो, आप लोग भी, आप तो लोग सर आपकी सीईटी सेल से बात होती है तो कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट देखिए इफ मैं पॉसिबल। बात कर सकता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए उसको, ज्यादा से ज्यादा मेल सीरियस शेयर में करें, ट्विटर में हैंडल करें। आदित्य ठाकरे को भी आप साथ में, कि आपने प्रॉमिस किया था कि महाराष्ट्र काउंसलिंग चालू होने वाली है, आप वो सब कीजिए। जितना भी सोशल मीडिया भी देखो, इतना प्रेशराइज करें फोड़ा रहे तो जाके ये रिजल्ट आया। आप सुप्रीम कोर्ट का बना आता था क्या? ईमानदारी से बताओ आप लोग, आता था क्या? ये कभी आपने सुना है कि 4.5 घंटा डिबेट चली, हियरिंग चली सुप्रीम कोर्ट में? कभी नहीं हुआ था। उनको मालूम था कि प्रेशर लाया गया है तो वो लोगों ने डिसीजन दिया। तो आपको भी प्रेशर लाना करेगा इसको। वैसा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र स्टार्ट नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बुरे होंगे इसके। हाँ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होने वाले। तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का एटलीस्ट एसएमएल नंबर आ जाए और फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया के साथ साथ में डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर। सर इसके लिए मेल कहाँ करना पड़ेगा सर? मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में मेल आईडी का मेल भी दे दूंगा, उनके नंबर भी दे दूंगा, उनके जितने भी उनके जो डायरेक्टर्स है सबके नंबर भी दे दूंगा। उनके व्हाट्सअप करो, प्रेशराइज करो, और ट्विटर पे ट्रेन चलाओ जैसे उन लोगों ने किया था। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप हाँ वो सब करिए आप पूरा। हेलो सर, एक डाउट था। हेलो हाँ हेलो हाँ सर, काउंसलिंग में एक डाउट था कि अगर ऑल इंडिया राउंड 1 में हमें सीट मिली, हमने एडमिशन ले लिया, और महाराष्ट्र स्टेट राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, तो और हमने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, ऑल इंडिया और जब तक राउंड 2 का कॉलेज अपग्रेड होके मिला बट हमें वो कॉलेज नहीं ज्वाइन करना, हमें महाराष्ट्र स्टेट में वेट करना है, तो डू वी हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग? ऑप्शन ना, वही तो मैं बात कर रहा था क्या ना, अगर आपकी सेकंड फर्स्ट राउंड में जो आपने सीट ले लिया जाके ऑल इंडिया में और अपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए डाला, नई चॉइसेस फिल किया, अनफॉर्चुनेटली आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आप उस सीट से रिजाइन नहीं कर सकते। वो भी आपको मेल करना है उनको भी, उसकी भी क्लैरिफिकेशन डालो कि क्यों नहीं हम रिजाइन कर सकते, हमारा राइट है, हमारा अपग्रेड ही नहीं हुआ है। ओके ओके, वो भी करिए आप उसको भी। जिसका अपग्रेड हो जाता है वो जाके लेता नहीं है, वो तो एलिजिबल है। ओके, और जिसका वो नहीं एलिजिबल रहेगा ना अगर नहीं लिया अपग्रेड होने के बाद? अब वो नहीं छोड़ने दिए तो फर्स्ट राउंड की सीट तो क्या कर लोगे आप? उसकी ठीक है, वो पूछना ही पड़ेगा। उसकी क्लैरिटी आपको चाहिए, मांगना चाहिए। ये सब चीजें तो आप ये क्लैरिटी मांगो उनसे। एमसीसी को भी मेल करो, उनको भी मेल करके उनसे क्लैरिटी लो ना ये सब चीजों की। जी सर।
सर तो वो फर्स्ट राउंड को मिली हुई सीट कब तक रिजाइन कर सकते हैं? टेक्निकली तो आप फर्स्ट राउंड की सीट को सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले चॉइस फिलिंग की एक्सरसाइज से पहले रिजाइन कर सकते हैं बस। ओके ओके सर, थैंक यू। सर गुड इवनिंग। हेलो हाँ सर। हेलो बोलिए। सर मेरा ऐसा सवाल था कि यदि ऑल इंडिया का राउंड 2 में हमें कोई भी सीट नहीं मिली इन केस, हाँ। तो मॉपअप के लिए हमें सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या सिर्फ फ्रेश चॉइसेस फिल करने पड़ेंगे? नहीं, अगर आपको सीट ही नहीं मिली तो आपको चॉइस सिर्फ भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपको सीट ही नहीं और मिली यदि सीट मिल गई हमें एंड हमने रिपोर्ट ही नहीं किया उसको, तो फिर तो आपको सिर्फ वापस से रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा और चॉइस भी करना। हाँ ओके, विद पेइंग 25,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस। हाँ जो भी है, आपको अगर डीम के लिए जा रहे हो तो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 5,000। Yes, चलिए thank you. अभी ऑलमोस्ट सारे हेलो डाउट सर। हाँ हेलो सर। सर हाँ एक डाउट कि अगर हमें राउंड 2 में मिला या मॉपअप में मिला कोई सीट, तो हम अगर मिला है तो आप बोल रहे हो कि छोड़ सकते नहीं है, तो डज दैट मीन कि है हम नहीं देखो ज्वाइन? आप मेरी बात को ट्विस्ट मत करो। मैंने नहीं, कहा नहीं। कि आपको अगर राउंड 2 में कोई सीट मिला, अगर जाके सिक्योर किया तो छोड़ नहीं सकते हो, जाके हाँ लिया वही। प्लीज बार। तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा वो है, बट अगर ज्वाइन किया तो छोड़ सकते नहीं है, वैसा ना? नहीं ज्वाइन किया तो आप एलिजिबल हो मॉपअप के लिए। चलिए अभी सब सर एक हाँ लास्ट डाउट था सर, अगर मुझे ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में मुझे सीट मिला, मैं वो सीट लेता नहीं हूँ, तो मेरा डिपॉजिट चले जाता है 25,000, तो सर मैं क्या मॉपअप राउंड में वो सेम सीट क्लेम कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ? टेक्निकली तो जो आया है रूल उसके अंदर उसमें तो क्लेम नहीं कर सकते हो। अब अगर वो टेक्निकली वो डालते हैं कुछ, होता कुछ है, क्योंकि डीएनबी का एक रूल था कि आप अपनी लोअर ब्रांचेस को ऊपर नहीं डाल सकते थे, मगर हमेशा से देखता आया हूँ कि वो कभी फॉलो ही नहीं किए थे उन्होंने, डीएनबी वालों ने। अब ये साल ये रूल आया हुआ है, ये फॉलो करते कि नहीं करते क्या मालूम, वो तो आपको फर्स्ट राउंड में मालूम पड़ जाएगा कि ये रूल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। मैंने आप सर एक और डाउट था। एक सर डाउट लास्ट सर डाउट। अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर मिल रहा है, सपोज डीएनबी अगर मिल रहा रहेगा, हाँ तो अगर ऐसे हो सकता है क्या कि एमएस के लिए अपग्रेड हो ही ना? क्यों नहीं ऐसा अपग्रेड होएगा? अगर आपकी चॉइस, अगर आपकी वहाँ पे सीटें खाली रहेगी और आपका मेरिट पे मिलता रहेगा तो क्यों नहीं अपग्रेड रहेगा आपको? मतलब मेरा अपग्रेड बोलने मतलब का सेकंड ये राउंड में है। मिल गया, सॉरी सेकंड राउंड में मिल गया और आपने जाके ले लिया तो खत्म ही हो गया ना, आपको सेकंड राउंड का अपग्रेड है ही नहीं हुआ। ओके हाँ, अपग्रेड के लिए ऑप्शन है ही नहीं बेटा। आप समझो कि ऑल इंडिया के अंदर सेकंड राउंड में जो सीट आपको अलाउड हो जाती है उसके बाद कोई अपग्रेड नहीं होता है, काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। मॉपअप में जो अलाउड हो जाती है ऑल इंडिया के अंदर, तो उसके बाद आपको अगर जाके ले लिए तो आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म। ओके, तो सर डीएनबी डालना थोड़ा मतलब डाइसी होगा ना, कि डालेगी नहीं डालेगी? देखो बेटा अगर आपके रैंक के ऊपर है, क्या रैंक है, कैसा आपका अप्रोच है। और आप अभी इतने आप खुद भी उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हाँ चलिए अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।